और दोस्तों, हम देख रहे थे मनोविज्ञान की यूनिट के अनुसार प्रश्नोत्तरी। और सभी मित्रों से अनुरोध है कि अगर आप पांचवें भाग यानी यूनिट 5 के इस क्लास पर आए हैं तो क्लास 1 से लेकर यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के भी वीडियो जरूर देख लें। सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आज की क्लास में मनोविज्ञान की जो 5वीं यूनिट है, इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं, जो सभी के सभी किसी ना किसी भर्ती के अंदर आए हुए हैं। सभी मित्र मेरे साथ अंत तक बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र मिलकर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय, कोई मापक उपकरण है उसके लिए सर्वाधिक वांछनीय उपकरण, सर्वाधिक उपयोगी जो आपका लक्षण है वो कौन सा है दोस्तों? विश्वसनीयता है, वेदता है, वस्तुनिष्ठता है या मानक है? कौन सा है? यह है आपका विश्वसनीयता। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्स्टन तथा लिकर्ट ने यहां पे लिकर्ट है दोस्तों, निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? जो थर्स्टन और लिकर्ट है ये किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवर्ती, मूल्य या व्यक्तित्व है? किससे मापन से संबंधित है ये अभिवर्ती, जो अभिवर्ती है दोस्तों उसके मापन से। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। उत्सुकता परीक्षण है ये किसका घटक है? सर्जनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि? सर्जनात्मकता का। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान दिया गया है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। किसके अलावा? देखिए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। दोस्तों, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, इसके अतिरिक्त है ना, ये तीनों के तीनों है जो सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, जबकि 4 नंबर ऑप्शन वाला नहीं देता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, लेकिन आज सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि दोस्तों कभी मैंने बोला नहीं, आज बोल रहा हूं, एक बार सभी मित्र इस वीडियो की लिंक को सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी का भला इससे हो सकता है। तो शेयर करें सभी मित्र मिलकर एक बार। विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत टेट भर्तियों में आ चुका है। उपलब्धि परीक्षण, आकलन, परीक्षा या अधिगम, इसको कहा जाता है मित्रों आकलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का भाग नहीं हो सकता है? कौन सा दोस्तों? संचित अभिलेख, दत्त कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक या एनेक्डोटल रिकॉर्ड? इनमें से दोस्तों अभिभावक और शिक्षक बैठक है, यह आपके CCE का भाग नहीं है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है?
छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। देखिए कौन कौन से हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही। पहला है इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, सही है ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी सही है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको उठा दो। मतलब यहां पे 1, 2 और 3 नंबर जो कथन है आपके वो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मूल्यांकन से अभिप्राय किसको कहा जाता है? मूल्यांकन छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना या स्वास्थ्य परीक्षण करना। मूल्यांकन मतलब छात्रों ने जो अधिगम किया है उसमें सफलता मिली है या असफलता मिली है, इसका अध्ययन करना ही क्या होता है? मूल्यांकन होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रसारित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है। किसको जांचना चाह रहा है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयोगिता। वो परीक्षण की विश्वसनीयता को जांचना चाह रहा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित या केवल वस्तुनिष्ठ। दोस्तों परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों से उनकी समझ और उनके प्रयोग पर आधारित, उनके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। किसको कहा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन? देखिए नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना कोई सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं होता है दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करना ही क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों के अंदर पहले भी आ चुका है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। सही रहेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदु वो है आपके उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। यह कथन किसका है? यहां पे आपको दिया निदान का अर्थ क्या है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। यह कथन है किसका? ब्राउन का, सिम्पसन का, गुड का या स्टीवर्ट का? यह किसका कथन है मित्रों? यह कथन है आपके ब्राउन का। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर, प्रेरणा पर, योग्यता पर या आलस्य पर। जो हमारी उपलब्धि होती है वो योग्यता एवं प्रेरणा, अभिप्रेरणा दोनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। नेक्स्ट में चलते हैं। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? अधिगम उत्पाद जांच, शैक्षणिक मार्गदर्शन, उपचारात्मक शिक्षण या उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों उपलब्धि परीक्षणों के उपयोग है मित्रों। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट में चलते हैं, उपलब्धि परीक्षण भाग है मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान या राजनीति विज्ञान। उपलब्धि परीक्षण किसका भाग होता है? मनोविज्ञान का। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 3rd ग्रेड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय सदृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति? यहां पे सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, चित्र पूर्ति। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में? उपलब्धि परीक्षणों का जो प्रमुख रूप से उपयोग होना चाहिए ना, वो होना चाहिए छात्रों के मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपयुक्त सभी? मानकीकृत परीक्षण जो विश्वसनीय हो, जो वैध हो, जो मानक हो, उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? खेलों का प्रशिक्षण, मापन तथा मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र इसमें से नहीं है आपका खेलों का प्रशिक्षण, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? किस प्रकार के प्रश्नों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं उस समय जो वस्तुनिष्ठता है उसको बनाए रखना कठिन होता है? निबंधात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मिलाने वाले प्रश्न या रिक्त स्थान की पूर्ति प्रकार के प्रश्न? तो यहां पर तो आप सभी को पता है, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनका अगर हम मूल्यांकन करते हैं इनके द्वारा, तो वस्तुनिष्ठता बनाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि वहां पर क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे देखिए इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे या शोध करने का कौशल है वो विकसित कर पाएंगे। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने के कौशल को विकसित कर पाते हैं शिक्षक। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपका? क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है संदर्भगत, समयबद्ध, समय, वाचन, कोई भी नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है संदर्भगत व समयबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। 1 नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? शोध का कौन सा चरण है जो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, सामान्यीकरण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, शोध का आकल्प का अपरिवर्तन यानी कठोर होना। दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, यह चरण है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? हिंदी के 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार,
सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। कौन सी समस्या है जो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन का प्रभाव। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इनमें से कोई नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि जो विद्यालय है, जो कक्षा है, उसकी शैक्षिक कार्य प्रणाली है, उसके अंदर सुधार लाना। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, सही है ये तो। यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, यह भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, यह नहीं किया जाता क्रियात्मक अनुसंधान में। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, यह भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन है जो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में गलत है, यानी सही नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न रिक्त स्थान का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। यह उदाहरण है उच्च स्तरीय अपसारी का। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है, कौन सा है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने या शिक्षकों के भार को हल्का करने। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि, बात इसकी हो रही है समूह परियोजना गतिविधि की। समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त माध्यम है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। उचित सरकारें मतलब केंद्र और राज्य दोनों दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है या आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो कक्षा कक्ष है वो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। संविधान 86वां जो संशोधन हुआ था अधिनियम 2002 के भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो सभी बच्चों हैं उनको मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा की मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही गई है, वह संविधान की कौन सी धारा है? यह इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है दोस्तों।
आरपीएससी एग्जामों में भी आया हुआ है, केंद्र सरकार की एग्जामों में भी आया हुआ है और टेट एग्जामों में भी बहुत सारे में यह आया हुआ क्वेश्चन है। और सही देखिए यहाँ पे 21A है, 22A है, 21B है या 22B है, 21A ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? किसमें शामिल है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार? स्वतंत्रता के अधिकार में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक जो न्यूनतम कार्य दिवस बताएं एक साल में, वो कितने हैं दोस्तों? 200, 220, 1000 या 800? यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने निश्चित किए गए हैं दोस्तों? 200 किए गए हैं। कार्य दिवस की बात हो रही है, क्लासों की बात नहीं हो रही है। क्लासों की बात होती तो कितने होते? 800 होती। नेक्स्ट में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं, यानी शैक्षणिक घंटे या क्लासें कितनी निर्धारित की गई है? 800 दोस्तों, ऑप्शन 1। अब यहां पे आ जाए प्राथमिक है, अगर बड़ी कक्षाओं की बात आ जाए तो वहां पर आपको कितना करना है? 1000 दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है 25, 30, 40 या 45? ये प्रतिशत की बात हो रही है मित्रों, यहां पे 25%। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर? निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। शिक्षण प्रभावी हो जाता है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उसका उत्तर गलत था। उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे या सही उत्तर बताएंगे? क्या करेंगे आप सभी साथी शिक्षक है तो आप क्या करेंगे? उसको बताएंगे कि आपका उत्तर गलत क्यों था, हाँ गलत है, ये क्यों है, ये सभी जानकारी उसको देंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? प्रावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या संकलित? अंतःक्रियात्मक शिक्षण का स्तर है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित, अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना या उपरोक्त सभी? पूछा क्या है? शिक्षकों की भूमिका सभी प्रकार की है, तीनों प्रकार की है, उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। बहुग्रेड अध्यापन वह है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 है। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्यों के शिक्षण में, कौशलों के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौशलों के शिक्षण के अंदर जो मौखिक मार्गदर्शन है वो बहुत कम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं कैसे? उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा? उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। और मित्रों 2-3 क्वेश्चन और बचे, 51 क्वेश्चन कुल है, तो लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दो मित्रों आज जल्दी से। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है कि जिसका उत्तर आपके पास नहीं है,
तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टालने का प्रयास करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। मित्रों, कोई सा भी विद्यार्थी हो भगवान नहीं होता है, कोई अध्यापक हो भगवान नहीं होता है। हाँ, किसी प्रश्न का अगर उत्तर नहीं आता है तो उसका उत्तर ढूंढिए और नेक्स्ट दिन या उससे अगले दिन उसका उत्तर उस विद्यार्थी को बताइए। मतलब प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उससे बताएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इनमें से 7 से 11 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त, संकार्यात्मक या संकाराय अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो मित्रों सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये 51 प्रश्न यूनिट 5 के आपको कैसे लगे। और जिन मित्रों ने आज लाइक और शेयर नहीं किया है वो सभी साथी लाइक और शेयर करेंगे। देखते हैं कितने साथी आज लाइक और शेयर करते हैं। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।